हेलो दोस्तों, मैं नामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के प्रिपरेशन में एक कदम आगे बढ़ते हुए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो अभी तक किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, बिहार में हो रहे किसी भी एग्जाम में, चाहे वो टीआरई एग्जाम हो या बिहार में हो रहे पुलिस एग्जाम या कांस्टेबल एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसका पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़ा जाने वाला कण है। ऑप्शन दिया हुआ है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा है वो कौन सा कण है जो नाभिक में जोड़ा जाता है और उसके रासायनिक गुण जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जो रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखता है जब वो नाभिक में जुड़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन कण होता है, इस पर ना पॉजिटिव चार्ज और ना ही निगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है, इसलिए ये नाभिक में रासायनिक गुणों को परिवर्तन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, डायोड को प्रयोग में लाया जाता है प्रवर्धक के रूप में, दृष्टिकारी के रूप में, दौलित्र के रूप में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दृष्टिकारी के रूप में। डायोड का यूज दृष्टिकारी के रूप में किया जाता है। डायोड का निर्माण अर्धचालकों से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। इसमें से आपसे पूछा है कि कौन सा वह कथन है जो ओम के नियम का सत्यापन करता है। ऑप्शन दिया है, अमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, अमीटर को समांतर क्रम में और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। पूछा है कौन सा कथन है जो ओम के नियम को सही साबित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ने पर ओम का नियम जो है वो सही साबित होता है, ओम के नियम का सत्यापन करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है। पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि विद्युत विभव मापने के लिए जो है वो गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर दोनों का ही यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मापने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों के द्वारा ही मापा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनचुंबकीय बन जाता है। मतलब कि वो कौन सा तापमान है जिसमें लौह चुंबकीय जो पदार्थ होता है वो अनचुंबकीय बन जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है, मेल्टिंग टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर, नील टेम्परेचर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ जो है वो अनचुंबकीय का गुण जो है वो दिखाने लगता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य क्रिया सबसे क्षीण है। विद्युत चुंबकीय, स्थिर विद्युत, गुरुत्वीय, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेविटेशनल, यानी कि गुरुत्वीय जो है ये क्रिया सबसे क्षीण है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण एक आकर्षण बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। यानी कि जब हम किसी चीज़ को ऊपर उछालते हैं, चाहे वो बॉल हो गया, चाहे वो सिक्का हो गया, कोई भी वस्तु है, वो वापस आके पृथ्वी पर गिरती है। किस कारण? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जिस बल से पृथ्वी जो है उस वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे ही गुरुत्वीय बल कहा जाता है और यह सबसे क्षीण बल होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है। नरम लोहा, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा है विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉफ्ट आयरन, यानी कि नरम लोहा। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए नरम लोहा या सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जे जूल है, सी कूलाम है, ए एम्पियर है, तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या होगी। इसका सही जवाब होगा JC-1 और वोल्ट, दोनों ही इसका सही जवाब हो जाएगा। विभवांतर की एसआई इकाई यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर ऑफ एवम, इसका सही जवाब हो जाएगा। V यानी कि वोल्ट इक्वल टू होता है जूल अपान कूलाम और V इक्वल टू होता है J/C यानी कि वोल्ट या फिर JC-1। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिले हैं। पहला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है? बीटा कण, अल्फा कण, कैथोड किरण, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। पूछा है कौन सा धनात्मक है यानी कि पॉजिटिव है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फा कण। अल्फा कण जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बीटा कण जो होता है वो ऑलवेज निगेटिव होता है। ठीक है, अल्फा पॉजिटिव और बीटा हमेशा निगेटिव होता है। यहाँ पे आपसे धनात्मक यानी कि पॉजिटिव पूछा है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में D2 का उपयोग होता है। D2 का उपयोग किस रूप में होता है? ईंधन के रूप में, न्यूट्रॉनों के स्रोत के रूप में, मंदक के रूप में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा D2, जिसे भारी जल कहा जाता है। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में एज अ मॉडरेटर होता है यानी कि मंदक के रूप में होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी D2 को भारी जल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिमान द्रव्यमान होगा। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिमान द्रव्यमान क्या होगा? 1 किलोग्राम समतुल्य श्रृंखलन अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, 10 जूल के समतुल्य विराम द्रव्यमान, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिमान द्रव्यमान होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी विखंडनीय द्रव्य का उसके क्रांतिक आकार के संगत वह द्रव्यमान जो श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक है, क्रांतिमान द्रव्यमान कहलाता है। ये यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गया कि क्रांतिमान द्रव्यमान क्या है। तो वह द्रव्यमान जो किसी श्रृंखला की अभिक्रिया को जारी रखता है वह उसका क्रांतिमान द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी, स्थिर रहेगी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बिहार स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रिमेन कांस्टेंट, यानी कि स्थिर रहेगी। स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रहा है तो उसकी ऊर्जा जो होगी वो स्थिर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जो है ये बात कही गई है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? एक बार एक स्टेटमेंट ऐसे भी आया था कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, उसी के अनुसार जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिर रही होती है तो उसका ऊर्जा क्या रहता है? वो स्थिर रहता है, उसमें कोई भी चेंज जो है वो नहीं होता, उसमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह घूमता है ध्रुवों के ऊपर किसी भी ऊंचाई पर। स्थिर ऊंचाई पर ऊंचाई द्रव्यमान पर जो उस ऊंचाई पर जो द्रव्यमान पर निर्भर करती है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। भू स्थिर उपग्रह कहाँ घूमता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एट अ फिक्स्ड हाइट, यानी कि स्थिर ऊंचाई पर। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो एक फिक्स्ड हाइट पर जो है वो घूमता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और वो फिक्स हाइट कितनी होती है? तो पृथ्वी के तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ये स्टेशनरी ग्रह जो है ये घूमता है पृथ्वी के तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन अब देखिए उसी से रिलेटेड है। ये भी आपका बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया और सेम क्वेश्चन टीआरई 3.0 में पूछा गया, जो कैंसिल पेपर हो गया था। केवल पूछने का तरीका चेंज हो गया था, ऑप्शन चेंज कर दिया था कि एक भू स्थिर उपग्रह की अनुमानित ऊंचाई क्या है। अगर आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके डिस्कशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आने वाले किसी भी एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि बीपीएससी हमेशा प्रीवियस ईयर से ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था 36,000 किलोमीटर जो है वो भू स्टेशनरी की ऊंचाई होती है। ऑप्शन में आपको नियरेस्ट 35,000 दिया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, लेकिन अगर 36,000 दिया होता तो इसका सही जवाब हो जाता 36,000। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो होता है लगभग में 35,786 होता है तो यहाँ पे आपको 35,000 जो वो नियरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन इसका जो सही एग्जैक्ट है वो कितना है? 35,786। वहीं आपसे अगर मील में पूछ लिया जाए तो 22,236 मील ऊंचा है। ठीक है, अगर किलोमीटर में पूछता है तो 35,786, अगर मील में पूछेगा तो 22,236 मील जो है वो ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, उसके घनत्व के, उसकी लंबाई के, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी चालक का प्रतिरोध उसके लेंथ के जो है वो समानुपाती होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलों में किस प्रकार काम करती है? केसिका क्रिया पर, बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल का नियम,
एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जो विंडो या घरेलू क्लीनर होता है वो जो होता है वो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, बर्नौली के सिद्धांत पर। किस पे कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है? बैठने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति पर, जमीन पर लेट जाने की स्थिति में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। मतलब कोई व्यक्ति है वो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा भार कब लगाएगा? जब वो खड़ा हुआ होगा, जब वो बैठा हुआ होगा, या फिर जब वो लेटा हुआ होगा। तो इसका सही जवाब होगा जब वो खड़ा हुआ होगा, खड़े होने की स्थिति पर, स्टैंडिंग में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में देखने को मिला था कि कोई व्यक्ति है यहाँ पे दलदल में फंसा हुआ है, तो वो अपने आप को कैसे व्यवस्थित करे कि वो दलदल में कम धंसे। तो सबसे ज़्यादा भार जब वो पृथ्वी पर लगा रहा है, जब वो खड़ा हुआ है, जब वो खड़ा हुआ है तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा भार लगा रहा है, यानी कि वो दलदल में धंसता हुआ जाएगा। बैठेगा तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वजन थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन जब वो व्यक्ति पूरी तरह से लेट जाएगा तो क्षेत्रफल उसको ज़्यादा मिल जाएगा और उसका भार जो होगा वो पूरे क्षेत्रफल पर फैल जाएगा। तो सबसे कम मतलब वो अपने आप को कैसे बचा सकता है? दलदल पर लेट कर। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है कि सबसे ज़्यादा भार कब लगाता है? तो खड़े होने की स्थिति पे, स्टैंडिंग पोजीशन में वो सबसे ज़्यादा भार लगाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक समान रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। शुद्ध पानी की तुलना में जो अशुद्ध पानी होता है उसका क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? ऑप्शन दिया 1/n², n², एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है, यानी कि वो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसे क्या कहा जाता है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, मेटाबॉलिक रिएक्शन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रिडक्शन, यानी कि अपचयन। जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उस क्रिया को अपचयन कहा जाता है, और ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है उसे उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसे रिडक्शन यानी कि अपचयन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? यहाँ पे आपको तत्व दिया है, पूछा है कि सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या किसकी है? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है लिथियम। इनमें से दिए हुए सबसे ज़्यादा जो परमाणु त्रिज्या है वो सबसे बड़ी किसकी है? लिथियम की है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लिथियम की परमाणु त्रिज्या है कितनी? तो 167 pm जो है वो लिथियम की परमाणु त्रिज्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? इथेन, इथिलीन, मेथिलीन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एथिलीन। इस समय आप लोगों ने इस समय आम का सीजन है, आप लोगों ने देखा होगा पके पकाए आम जो है बिना सीजन के, केले फल बिना सीजन के ही पके पकाए मिलते हैं। तो वो किससे पकाए जाते हैं? ये एथिलीन से पकाए जाते हैं। पहले सबसे इसको पकाने के लिए कार्बाइड का यूज किया जाता था, जिसका यूज जो है वो अब बंद कर दिया गया है, उस पर रोक लग गई। अब किसका यूज करते हैं? तो एथिलीन का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए एथिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C2H4 ये एथिलीन का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, वह कौन सी अपक्रिया है? यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब अपक्रिया होती है सोडियम क्लोराइड और जल निकल जाता है, तो उस अपक्रिया को क्या कहा जाएगा? उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन, विघटन, डिकम्पोजिशन, संयोजन, कम्बिनेशन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब अपक्रिया कराई जाती है तो NaCl यानी कि लवण और जल बनता है। तो ये जो अपक्रिया है वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है, और इसका जो होता है उदासीनीकरण अपक्रिया ये कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैथोनिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टार्टरिक एसिड। इमली में जो अम्ल पाया जाता है वो टार्टरिक एसिड होता है। आपके लिए जो कल के लिए होमवर्क क्वेश्चन है वो ये है कि मेथोनोइक अम्ल और लैक्टिक अम्ल किस चीज़ में पाया जाता है, ये कहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आपका जवाब सही होता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपके जवाब को नाम के साथ दिखाया जाएगा, जैसा कि मैं अभी आपको कल की वीडियो के आंसर दिखाने जा रही हूँ।
कल के वीडियो का क्वेश्चन का आंसर किसी ने नहीं दिया, केवल 2 लोग का कमेंट आया, एक नेहा दुबे और एक निशा कुमारी। निशा कुमारी ने लिखा क्लास अच्छा है, क्वेश्चन 50+ लाइए, और निशा दुबे ने लिखा है वेरी गुड। इस तरह से अगर आज आप आज के क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आपके नाम को आपके कमेंट के साथ जरूर दिखाया जाएगा। तो आप कोशिश करिए कमेंट में पार्टिसिपेट करें। जो क्वेश्चन है वो ये है कि मेथनोइक अम्ल और लैक्टिक अम्ल, जिस तरह टार्टरिक एसिड इमली में पाई जाती है, उस तरह मेथनोइक अम्ल और लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, ये कहाँ पे पाया जाता है, आज के लिए आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ऑप्शन दिया हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पन्न होता है, क्लोरीन गैस और आयरन ऑक्साइड बनते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। लोहे के बुरादे में अगर आप तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे तो क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप रिएक्शन के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं कि लोहा है, उसमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया गया है, तो क्या बनता है, यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, ये FeCl2 यानी कि आयरन क्लोराइड, और क्या निकला, हाइड्रोजन गैस जो है वो उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है। तो 7 से pH जो होता है वो 7 से अधिक किसका होता है, तो हम सभी जानते हैं pH स्केल 0 से 14 तक होता है। 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 के इधर जाएंगे तो आपको बेस यानी कि क्षार मिलेगा, और 7 से इधर जाएंगे तो आपको अम्ल यानी कि एसिड मिलेगा। तो 7 से अधिक किसका होगा, वेस का। अब इसमें पता लगाइए कि वेस कौन सा है, क्षार कौन सा है। गैस्ट्रिक जूस, रक्त प्लाज्मा, सिरका, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रक्त प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। ये जो होता है ये एक क्षार है, गैस्ट्रिक जूस और सिरका ये एसिड के अंतर्गत आते हैं। आपके लिए होमवर्क है, गैस्ट्रिक जूस, रक्त प्लाज्मा और सिरका का pH कितना होता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपका जवाब सही होगा तो अगले दिन के वीडियो में आपके जवाब को जरूर दिखाया जाएगा। आपको ये PDF में मिल जाएगा। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का यूज किया जाता है। सल्फर, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। पेंसिल का जो लेड होता है वो ग्रेफाइट से बनाया जाता है। ग्रेफाइट है क्या, तो ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है और यह बहुत ही सॉफ्ट होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी के कारण जो है वो पेंसिल का लेड इसी के द्वारा बनाया जाता है, ग्रेफाइट के द्वारा। ग्रेफाइट का और भी यूज होता है, जैसे इसका यूज जो है वो बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। मेथेनॉल, हेक्सेनॉल, एथेनॉल, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एथेनॉल। एथेनॉल एल्कोहल जो है ये पेय के लिए उपयुक्त होता है, जिसे एथिल एल्कोहल कहा जाता है। एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, तो एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। ये एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है, इसी को एथेनॉल कहा जाता है। ये बनता किससे है, तो गेहूँ, मक्का, गन्ने के रस और शक्कर से ये उत्पादित किया जाता है और पीने के लिए इसको उपयुक्त माना जाता है। अगला क्वेश्चन है पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन सा है। CaCO3, MgSO4, CaSCO3 का होल टॉइस, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, CaHCO3 का होल टॉइस। ये पानी पे घुलता है तो उसको जो है वो कठोर बना देता है। इसका नाम क्या होता है, तो इसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है। ये पानी पे मिलने पर इसको कठोर बना देता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ साथ सल्फेट और कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड की उपस्थिति के कारण भी पानी जो होता है वो कठोर हो जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सल्फेट, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण भी क्या होता है, ये कठोर हो जाता है जल। अगला क्वेश्चन अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है, वह कौन सा अम्ल है जो KMnO4 का रंग जो है वो नष्ट कर सकता है। पोटेशियम परमैंगनेट का रंग जो है वो नष्ट कर सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, C6H8O7। इसे साइट्रिक एसिड कहा जाता है। ये पोटेशियम परमैंगनेट का रंग जो है वो नष्ट कर देता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा साइट्रिक एसिड, C6H8O7। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होती है। C/2, C/137, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, C/137। ये हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? आपके सामने एक फार्मूला लिखा है Al2O3 2SiO2 2H2O, ये किसका रासायनिक सूत्र है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चीनी मिट्टी या फिर जिसे चाइना क्ले कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र है Al2O3 2SiO2 2H2O, चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन। ये साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको टीआरई 4 की तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इस तरह के और सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आप उन्हें भी जरूर देखें। साथ ही साथ इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।